हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन इस टॉपिक का पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका जो है वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि हम लोग प्रीवियस कुछ सेशन से वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस सेशन वो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के आने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके क्वेश्चंस को भी पुट किया है, तो आप लोग सेशन को ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है, फैक्टर है, जो प्राकृतिक प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है? आप लोग भी अपना आंसर अपने मेरे साथ ही नोट कीजिए और फिर जब मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी आप लोग मैच कीजिएगा। इस तरह क्या होगा कि आप लोग खुद को जज कर सकते हैं कि आपको आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स मिलते हैं। और सेशन के लास्ट में मैं उनका नाम बताऊंगी जिन्होंने कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सबसे पहले जवाब दिया था। तो प्राकृतिक प्रदेशों को जो प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, वो है जलवायु। जलवायु जो है वो प्राकृतिक प्रदेश को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रथम प्रयास किया था वो किन्होंने किया था? इनमें से उनका नाम बताना है। जिन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किया था, सबसे पहले प्रयास किया था, वो कौन है? तो उनका नाम है हर्बर्टसन। ठीक है, हर्बर्टसन है जिन्होंने क्या किया था कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहला प्रयास किया था। ठीक है, याद रखिएगा, हर्बर्टसन नाम है उनका। हर्बर्टसन ने जो प्राकृतिक प्रदेशों में विश्व को बांटा था, तो उसके उनके विभाजन का आधार क्या था ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। उन्होंने किस आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन किया था? हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा कि हर्बर्टसन ही थे जिन्होंने विश्व को सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। तो उनके विभाजन का आधार क्या था, किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया था? जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलवायु। उन्होंने जलवायु को आधार बनाकर विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। ठीक है, जलवायु का आधार बनाया था हर्बर्टसन ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है किस चीज़ की? किसी प्राकृतिक प्रदेश में किस चीज़ की समरूपता होती है या समानता होती है? जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। ठीक है, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति में समरूपता या समानता होती है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारा।
सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सही है हमारे चारों। बताना है कि इनमें से कितने प्राकृतिक प्रदेश, इनमें से कितने नंबर में विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आप लोग अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। विश्व को टोटल 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विश्व को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है? वो प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? आलस्य का प्रदेश। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट, आई थिंक आप लोगों को नोट भी करते चलना चाहिए ताकि रिवाइज करने में बहुत इजी हो। ठीक है, तो विषुवतीय प्रदेश को क्या कहते हैं? आलस्य का प्रदेश कहते हैं। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से कि विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। विषुवतीय प्रदेश का जो एक अन्य नाम है वो है क्षीण कारक प्रदेश। ठीक है, कारक है यहाँ पर लिखा हुआ, क्षीण कारक प्रदेश कहते हैं विषुवतीय प्रदेश को। ठीक है, तो विषुवतीय प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? क्षीण कारक प्रदेश। इसे क्षीण कारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के वृक्ष के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? कल के सेशन में मैंने यही पूछा था कि आई थिंक कि सिनकोना का किस बीमारी के इलाज में उपयोग किया जाता है, मैंने ये पूछा था। तो आलोक पाटनी ने सबसे पहले सबसे करेक्ट जवाब दिया था कि इसके छाल का उपयोग हम लोग मलेरिया बीमारी को ठीक करने में करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इसका जवाब दिया था। तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के वृक्ष के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 4 ऑप्शन है, बताना है वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा विषुवतीय प्रदेश। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन विषुवतीय प्रदेश से ही करेंगे, तो आप लोग हेडलाइन विषुवतीय प्रदेश दे दीजिए और उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है क्वेश्चंस में वो सब नोट करते चलिए। ठीक है, इससे बहुत इजी होगा आप लोगों को रिवाइज करने में। तो सिनकोना के वृक्ष के उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है प्राकृतिक प्रदेश वो है विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है? तो उस प्रदेश का नाम क्या है जहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है? तो उसका नाम है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है। ठीक है, पूरे साल भर वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्गो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, बताना है कॉन्गो घाटी में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। कॉन्गो घाटी में पाई जाने वाली जलवायु किस तरह की होती है? तो कॉन्गो घाटी में जो जलवायु पाई जाती है वो होती है कैसी? वो होती है विषुवतीय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। विषुवतीय जलवायु होती है जो कि कॉन्गो घाटी में पाई जाती है। ठीक है, कॉन्गो घाटी में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है? विषुवतीय जलवायु।
अमेज़न बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? हम लोगों ने अमेज़न बेसिन के बारे में कल के सेशन में एक चीज़ पढ़ा था। आई थिंक जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा कि अमेज़न के जंगलों को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। तो इस तरह से अगर आप लोग चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से चीज़ें याद रहेंगी, और एग्ज़ाम में जैसे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। तो अमेज़न बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है ये बताना है हमें। यह स्थित है विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है, अमेज़न बेसिन स्थित है विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पे वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि विविधता का मतलब हुआ यहाँ पे कि अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है, नाम बताना है उसका। वो जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है विषुवतीय प्रदेश। यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हुआ। जिन्होंने ऑप्शन ए मार्क किया होगा उनका करेक्ट आंसर करेक्ट हुआ। तो विषुवतीय प्रदेश में क्या है कि वनस्पतियों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। विषुवतीय प्रदेश में वनस्पतियों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ा, तो आप लोग इसका आंसर तो बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हैं। एक तरह का गूगली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही आराम से इसका क्वेश्चन आप लोग मार्क कर सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सुना होगा तो। कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो सालों भर वर्षा होती है। मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या अभी 1-2 क्वेश्चन पहले कि सालों भर किस तरह के मतलब किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा होती रहती है, तो हम लोगों ने विषुवतीय प्रदेश मार्क किया था आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सालों भर। याद रखिएगा आप लोग, सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। सेल्वा वन जो है वो किस प्रकार के प्रदेश में मिलते हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कि सेल्वा वन जो है वो किस प्रकार के प्रदेश में मिलते हैं। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषुवतीय प्रदेश। सेल्वा वन जो है वो विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं सेल्वा वन। रबर जो है वह किस प्राकृतिक प्रदेश में उपजता है? ये ऑप्शन है आपके पास, पूछा गया है क्वेश्चन में कि रबर जो है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में उपजता है, बताना है आप लोगों को। तो रबर उपजता है कौन से प्राकृतिक प्रदेश में? विषुवतीय प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, रबर जो है वो विषुवतीय प्रदेश में उपजता है। क्लियर है, रबर विषुवतीय प्रदेश में उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, बताना है वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है। मैच कीजिए आप लोग अपना आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पूछा जाए क्वेश्चन में कि गर्म पेटी के रूप में किस प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है, तो आंसर आप लोग क्या मार्क करेंगे? विषुवतीय प्रदेश। क्लियर है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजोन में रेड इंडियन, श्रीलंका में विद्या तथा न्यू गिनी में पपुआ कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन्हें कॉन्गो बेसिन में क्या कहा जाता है। मैंने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल इसलिए किया ताकि आप लोग को सारे ऑप्शंस अच्छे से दिख जाएं।
तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ एक बार। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन कहा जाता है, श्रीलंका में विद्या कहा जाता है और न्यू गिनी में पपुआ कहा जाता है। ये तीनों एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो उन्हें कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है। तो जो विषुवतीय प्रदेश के निवासी होते हैं उन्हें कांगो बेसिन में कहा जाता है पिग्मी, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन कहते हैं, श्रीलंका में विद्या कहते हैं, न्यू गिनी में पपुआ कहते हैं और कांगो बेसिन में इन्हें कहा जाता है पिग्मी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिग्मी कहा जाता है कांगो बेसिन में विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को। क्लियर है? बगानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश इनमें से कौन सा है? वह कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जो बगानी कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं वो बगानी कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश बगानी कृषि के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण है? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या नहीं मिलती है? तो हमें कारण बताना है घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण होगा। आप लोग अपना आंसर नोट कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि वहाँ पे घनी जनसंख्या नहीं मिलती है, इसका कारण है उपयुक्त जलवायु का अभाव। वहाँ पे लोगों को उनके मुताबिक या उनके लिए उपयुक्त जलवायु नहीं मिल पाती है, जिस वजह से क्या होती है कि विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलती है। ठीक है, घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण है? उपयुक्त जलवायु का अभाव, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पे रोपण कृषि की जाती है? एक कृषि का एक प्रकार है। मैं आई थिंक कृषि के प्रकार पे भी एक सेशन लाऊंगी जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी उस टॉपिक को। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कि रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। तो वो प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश में रोपण कृषि की जाती है। ठीक है, रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे विकास का प्रदेश भी कहा जाता है? तो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश होगा? हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश जो है उन्हें विकास का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी प्रदेश एक ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिन्हें विकास का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ से इस टॉपिक पे इस पे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग नोट करते चलिएगा सारा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश इनमें से कौन सा है? ग्रीष्मकालीन वर्षा का इनमें से कौन सा प्रदेश है, बताना है। तो इस प्रदेश का नाम क्या है? इस प्रदेश का नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये जो है ये ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बताना है कि विश्व में सबसे अधिक
वर्षा का जो स्थान है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा आई थिंक, तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, मैच कर लीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान स्थित है मानसूनी प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश में विश्व का सबसे अधिक वर्षा का स्थान स्थित है, ठीक है, मानसूनी प्रदेश में, याद रहेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश जो हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये ऑप्शन से आपके पास बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे प्राकृतिक प्रदेश हैं जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश आते हैं। तो वो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है? वो प्राकृतिक प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश जो है इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश, अधिकतर देश आते हैं, ठीक है, मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। देश का नाम बताना है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेशिया। मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पूछा गया नहीं पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। मेडागास्कर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मानसूनी प्रदेश का विस्तार, लेकिन मलेशिया में नहीं पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो मलेशिया हमारा करेक्ट आंसर है। मानसूनी प्रदेश को इनमें से क्या कहा जाता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि विषुवतीय प्रदेश को क्षीणकारक प्रदेश कहा जाता है, तो उसी तरह इसमें पूछा गया है कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है इनमें से। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश, ठीक है, मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। निम्न में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ फिर से नहीं पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 देशों के नाम है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश है जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्न में से किस जलवायु की उत्पत्ति जो है वो अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे कि वो कौन सी जलवायु है जिसकी उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण होती है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका। हमारा जिन चारों में से करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसूनी। मानसूनी जलवायु जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण, ठीक है, अस्थायी हवाओं के स्थानांतरण के कारण मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानसूनी प्रदेश में अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? इनमें से बताना है कि मानसूनी प्रदेश में जो निवासी रहते हैं उनमें से अधिकतर निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो इसका आंसर आप बहुत इजीली कर पाएंगे। मानसूनी प्रदेश में जहाँ पे बारिश होती है,
वहाँ पे अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने तो इसका जवाब करेक्ट दिया होगा, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि। मानसूनी प्रदेश में अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। ठीक है, क्लियर है? कृषि है जीवन का मुख्य आधार अधिकांश निवासियों का मानसूनी प्रदेश में। समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार इनमें से किस महाद्वीप में है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार इनमें से किस महाद्वीप में है, हमें ये बताना है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया में। उष्ण मानसूनी प्रदेश का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानसूनी प्रदेशों में से सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ये बताना है हमें। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? आप लोग जल्दी से अपना आंसर नोट कीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ इसका। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है कहाँ? ये होती है पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मानसूनी प्रदेशों में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है पूर्वोत्तर भारत में। सागवान जिसे इंग्लिश में टिक कहते हैं, सखुआ तथा जिसे इंग्लिश में साल कहते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ में सागवान और सखुआ पाए जाते हैं? सागवान तथा सखुआ किस प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं, बताना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं बता रही हूँ, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसूनी प्रदेश। सागवान तथा सखुआ जो है वो मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। सागवान तथा सखुआ मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास का प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। ठीक है, विकास का प्रदेश, और यहाँ पूछा गया है विकसित प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का आंसर भी अलग अलग होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास का प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विकसित प्रदेश के नाम से किस प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उसे विकसित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। विकास का प्रदेश कहते हैं मानसूनी प्रदेश को, और विकसित प्रदेश कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जो फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है, इनमें बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर, आप लोग मैच कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश? भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्लियर है?
वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, यानी ठंड के मौसम में वर्षा होती है, वो इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है। बताना है कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पर शीतकाल में यानी कि ठंड के मौसम में वर्षा होती है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पे शीतकाल में यानी कि ठंड के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, यहाँ पे क्या होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, यानी ठंड के मौसम में वर्षा होती है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आया होगा रीज़न कि ये आया होगा क्वेश्चन कि क्यों होती है शीतकाल में वर्षा। तो उसका रीज़न यहाँ मैं बताऊँगी, तो आप लोगों को अगर पता है तो अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊँगी इसका कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है। मैं बता देती हूँ आंसर, आप लोग मैच कर लीजिए। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जाड़ों में यानी कि शीतकाल में निम्न दबाव होता है, जिस वजह से क्या होती है, वर्षा होती है शीतकाल में। ठीक है, जाड़ों में निम्न दबाव के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, जाड़ों में निम्न दबाव के कारण वर्षा होती है ठंड के टाइम में भूमध्य सागरीय प्रदेश में। क्लियर है। पूछा गया है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा देश है जहाँ पे, ये कौन सा जगह है इनमें से जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न नहीं पाई जाती है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पाई जाती है, कौन सा ऐसा जगह है। वो जगह कहाँ है, वो जगह है मेडागास्कर। मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैलिफोर्निया, अल्जीरिया, साइप्रस में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, लेकिन मेडागास्कर में नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैतून, ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। बताना है कि जैतून, ओक तथा कॉर्क के जो वृक्ष होते हैं वो किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है हमारा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा कौन सा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। जैतून, ओक तथा कॉर्क के जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि जैतून, ओक तथा कॉर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा इसका भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश या भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, एक भी स्किप करने लायक क्वेश्चन नहीं है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसी खेती में विशेषता रखता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी खेती में भूमध्य सागरीय क्षेत्र विशेषता रखता है, यानी वहाँ पे विशेष रूप से उस चीज़ की खेती होती है, उसके अनुकूल वहाँ पे जलवायु होती है, मिट्टी होती है, तो वह इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नींबू कुल के फल। नींबू कुल के जो फल होते हैं इसकी खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेष रूप से होती है, यानी कि नींबू कुल के फल इसकी खेती में भूमध्य सागरीय क्षेत्र विशेषता रखता है। ठीक है,
नींबू कुल के फल। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है वो बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका फिर करेक्ट आंसर बता दूंगी। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु की जो प्रमुख विशेषता होती है वो ये होती है कि यह जो है यह आर्द्र शीत ऋतु यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो सेशन है आज का वो एंड होता है। सेशन अगर पसंद आए प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सेशन के रिगार्डिंग कोई आपके पास सजेशन हो या सेशन कैसा लगा ये बताना हो, या फिर अगर कोई क्वेरी हो आपके पास, कुछ पूछना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सेशन लाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकें, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो सके उन क्वेश्चंस की वजह से। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इतना तो आप लोग हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि सेशन को एटलीस्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हमें ये नहीं कहती कि सारे के सारे लोग लाइक ही करो, आप लोग को अगर नहीं पसंद आता है सेशन तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ही सेशन शुरू होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेशन शुरू होने से पहले उनको ये नहीं पता है कि सेशन किस टॉपिक पे है या फिर मैं कैसा पढ़ाने वाली हूँ, कैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो लोग आने के साथ ही सबसे पहले डिसलाइक ही कर देते हैं। तो खैर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोग को भी यही बोलूँगी, अगर सेशन पसंद ना आ रहा हो तो सेशन को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट पूरा सेशन आप देख तो लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ना पसंद आए, एक्सप्लेनेशन ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, बट बिना देखे कुछ भी ऐसा जज मत करो, एटलीस्ट देख लो, फिर लाइक डिसलाइक करना आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना आप लोग। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि स्टे सेफ़। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग सेफली रहें। स्टे सेफ, बी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि इस टॉपिक का पार्ट 2 होगा।